कमलापुर गांव में ममता नाम की एक महिला रहती थी। वह अपनी सादगी और दयालुता के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। ममता के पास अधिक संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल बेहद बड़ा और नेक था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती, चाहे उसके पास खुद कितना ही कम क्यों न हो। एक दिन ममता अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठी थी। सुबह से ही काम में लगी होने के कारण उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने जैसे ही चूल्हे पर पकी हुई रोटियों और सब्जी की थाली उठाई और खाने के लिए बैठी, तभी उसकी झोपड़ी के बाहर किसी के कराने की आवाज आई। माई, कुछ खाने को दे दो, एक थकीहारी बूढ़ी भिखारिन की आवाज सुनाई दी। ममता ने थाली एक तरफ रख दी और दरवाजे की ओर भागी। वहां उसने देखा कि एक कमजोर और भूखी बूढ़ी महिला फटेहाल कपड़े पहने थके कदमों से उसकी ओर देख रही थी। ममता ने प्रेम भरी आवाज में कहा, आओ अम्मा, मैं अभी खाने ही बैठी थी, तुम भी आओ, मेरे साथ खाना खाओ। बूढ़ी महिला की आंखों में पानी आ गया। वह हिचकिचाते हुए बोली, नहीं बेटी, यह तुम्हारा खाना है। मैं 3 दिन से भूखी हूँ, लेकिन मैं कहीं और से मांग लूंगी। तुम्हारे पास तो इतना ही है, तुम खा लो। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अम्मा, भूख सबकी एक जैसी होती है, तुम इसे खा लो। मुझे तो कल रात ही खाना मिल गया था, मुझे इसकी उतनी जरूरत नहीं जितनी तुम्हें है। बूढ़ी भिखारिन पहले तो ममता की बात सुनकर सकपकाई, लेकिन ममता के आग्रह को देखकर उसने थाली उठा ली। भूख से तड़पती वह बूढ़ी महिला धीरे धीरे खाने लगी और थोड़ी ही देर में उसने पूरी थाली साफ कर दी। खाने के बाद वह बूढ़ी महिला ममता के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, बेटा, आज तूने इस बूढ़ी को अपने हिस्से का खाना खिलाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। भगवान तुझे हमेशा खुश रखेगा, तेरे घर में कभी कमी न होगी, सुख समृद्धि तेरे कदम चूमेगी। ममता ने उसे उठाया और कहा, अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मुस्कान और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भिखारिन ने ममता को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। ममता के चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक थी। उसे यह एहसास हुआ कि किसी भूखे का पेट भरने से जो सुकून मिलता है, वह दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। अब ममता अपनी झोपड़ी में बैठी थी। भूख उसे बुरी तरह सताने लगी थी। जब उसने अपने घर के सारे बर्तन देखे तो वे सभी खाली थे। न चावल, न आटा और न ही कोई सब्जी। भूख की आग और खाली बर्तन देखकर उसने निश्चय किया कि उसे काम की तलाश में बाहर निकलना होगा। उसने मन ही मन सोचा, कोई काम मिलेगा तो उससे थोड़े पैसे कमाकर अनाज लाऊंगी और खाना बना लूंगी। अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करके ममता बाहर निकली। उसके पड़ोस में रहने वाली चंपा, जो सुबह से अपने आंगन में गेहूं साफ कर रही थी, उसे दिखाई दी। चंपा का पति भी वहीं बैठा हुआ था। चंपा के सामने गेहूं के बड़े ढेर को देखकर उसके पति ने चिंतित स्वर में कहा, अरे चंपा, इतना सारा गेहूं है, शाम तक कैसे साफ हो पाएगा? यह तो असंभव लग रहा है। चंपा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, वो देखो, गांव की ममता बहन इधर ही आ रही हैं। मैं उनसे मदद मांग लूंगी। उनको तो दूसरों की मदद करने का एक अजीब सा पागलपन सवार है। उसके पति ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर ममता ने मदद कर दी तो काम जल्दी हो जाएगा। ममता धीरे धीरे चंपा के घर के पास से गुजर रही थी। चंपा को देखकर वह रुक गई और उसके हालचाल पूछने लगी। अरे चंपा बहन, यह क्या कर रही हो?
इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? चंपा ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, क्या बताऊं ममता बहन, सुबह से गेहूं साफ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक थोड़ा सा ही हो पाया है। मुझे 5 और बोरियां साफ करनी है। यह काम तो मेरे अकेले के बस का नहीं है। ममता ने चंपा की परेशानी को भांप लिया। वह तुरंत बोली, अरे कोई बात नहीं चंपा बहन, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मिलकर जल्दी काम पूरा कर लेंगे। चंपा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था ममता बहन, तुम ही हो जो मेरी परेशानी समझोगी। सच में भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ा दिल दिया है। ममता ने बिना कोई और सवाल किए चंपा के पास बैठकर गेहूं साफ करना शुरू कर दिया। वह थकी होने के बावजूद चंपा के साथ हंसी मजाक करती रही ताकि काम बोझिल न लगे। उनकी बातें और ममता की मददगार भावना से चंपा के चेहरे पर खुशी लौट आई। ममता दिन भर की मेहनत से थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। चंपा की चतुराई और थोड़ी सी चापलूसी के कारण ममता ने पूरे गेहूं को दोपहर से शाम तक फुर्ती से साफ कर दिया। चंपा की 5 बोरियां अब चमक रही थी, जैसे ममता की मेहनत खुद अपनी कहानी कह रही हो। चंपा ने एक बार फिर अपनी मीठी जुबान से ममता को धन्यवाद दिया। धन्य हो ममता बहन, तुमने मेरा पूरा काम समय से निपटा दिया। सचमुच तुम जैसी नेकदिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। ममता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं चंपा बहन, मदद करना तो मेरा फर्ज है। अब मैं चलती हूँ। चंपा ने अपने पति की ओर गर्व से देखते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि ममता को दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। काम खत्म करने के बाद उसका चेहरा जैसे खिल उठा था। वाकई ममता जैसी लोग कम ही मिलते हैं। चंपा के घर से लौटते हुए ममता को एहसास हुआ कि भूख अब उसकी सहन शक्ति को चुनौती दे रही है, लेकिन वह निराश नहीं हुई। चलो पास की दुकान से उधार सामान ले आती हूँ, आज रात खाना तो बन ही जाएगा, उसने खुद से कहा। दुकान से सामान लेकर वह अपने छोटे से घर लौट आई। मिट्टी के चूल्हे पर उसने जल्दी जल्दी खाना पकाया। चूल्हे की धीमी धीमी आग और उसके हाथों की मेहनत से खाना तैयार हुआ। जब उसने पहला निवाला खाया तो उसकी थकान जैसे गायब हो गई। उसने मन ही मन सोचा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। खाना खाकर वह चैन की नींद सो गई। सवेरा होते ही ममता की नींद बाहर से आ रही तेज आवाजों से टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से झगड़ रहा हो। उसने चौंक कर सोचा, अरे यह कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई किसी को पीट रहा है। यह गांव में क्या हो रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। अपनी हल्की सी फटी हुई चादर को ओढ़ते हुए ममता ने दरवाजे को खोला। सूरज की पहली किरणों के बीच गांव के चौपाल से आ रही चीखें और गहमा-गहमी उसे भीतर तक बेचैन कर गईं। ममता सुबह के शांत माहौल में दरवाजा खोलते ही बाहर आई। बाहर गहमा-गहमी और शोर शराबे का माहौल था। उसने देखा, पड़ोस की मालती अपने पति को डंडे से पीट रही थी। पास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। ममता तुरंत भीड़ के पास गई और एक बूढ़ी चाची से पूछा, चाची ये क्या हो रहा है? मालती अपने पति को क्यों पीट रही है? चाची ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मालती को प्रसाद खाना था और उसका पति पैसे नहीं दे रहा है, इसीलिए वह गुस्से में उसे मार रही है। ममता ने देखा कि मालती गुस्से में आग बबूला होकर अपने पति पर लगातार डंडे बरसा रही थी। उसके पति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालती बस करो, मुझे माफ कर दो, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। यह दृश्य देखकर ममता का दिल द्रवित हो गया। ममता ने पास जाकर मालती से पूछा, मालती आखिर ऐसा क्यों कर रही हो?
क्या तुम्हारे पति ने कोई बड़ी गलती की है? मालती ने गुस्से में कहा। ममता, तुम हमारे मामले में मत पड़ो। ये आदमी सारा दिन बाहर काम करता है और घर आकर सिर्फ 50 रुपए देता है। बाकी पैसे कहाँ जाते हैं यह मुझे नहीं बताता। उसके पति ने रुआंसी आवाज में कहा। मालती, मैं सच कह रहा हूँ, सारा पैसा घर के खर्चों में चला जाता है। नशा वशा कुछ नहीं करता। बच्चों की पढ़ाई और राशन के लिए ज्यादा नहीं बचता। लेकिन मालती इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसने फिर से अपने पति पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। ममता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मालती के हाथ से डंडा छीनकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। बस करो मालती, अपने गुस्से को काबू में रखो। अगर तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पीटोगी। ममता की सख्त आवाज ने सबको चुप कर दिया। मालती ने गुस्से में कहा, तो क्या करूं? ममता, घर का खर्चा कैसे चलेगा? ममता ने अपनी चादर के कोने से कुछ रुपए निकाले और मालती को थमाते हुए कहा, ये लो पैसे, लेकिन आज के बाद ये तमाशा बंद कर देना। कोई भी समस्या मारपीट से हल नहीं होती। अपने पति के साथ बैठकर बात करो और मिलकर समस्याओं का समाधान निकालो। यह देखकर वहां खड़ी भीड़ ताली बजाने लगी। एक औरत ने कहा, ममता सच में गांव की असली नायक है। उसे हमारा सरपंच होना चाहिए। बूढ़े बाबा, जो अब तक चुप थे, मुस्कुराते हुए बोले, सच कहा बेटी। अगर ममता जैसी औरत गांव की सरपंच बनेगी तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ममता ने झिझकते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं कोई नेता नहीं बनना चाहती। मुझे बस आप सबकी मदद करने से खुशी मिलती है। यही मेरी असली संतुष्टि है। बाबा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, एक सच्चे नायक की यही पहचान होती है कि वह खुद से पहले दूसरों का भला सोचे, और यह गुण तुम में कूट कूट कर भरा है। ममता के इस नेक काम ने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल जीत लिया। सबने उसकी तारीफ की और सोचने लगे कि ममता जैसी औरत ही समाज को नई दिशा दे सकती है। दूसरी ओर सोनी अपने घर पर अपने पति चंपक के साथ आराम से बैठी थी। चंपक आराम से एक चारपाई पर लेटा हुआ था और सोनी अपने अगले चुनाव की रणनीतियों के बारे में सोच रही थी। तभी उनका नौकर दौड़ते हुए आया और हांफते हुए बोला, मालकिन, आज ममता ने पूरे गांव में तहलका मचा दिया है। सोनी ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या कहा तूने? ममता, वो बेसहारा औरत, उसने अब क्या कर दिया? नौकर ने तुरंत जवाब दिया, मालकिन, आज गांव के लोग ममता के जयकारे लगा रहे थे। उन्होंने उसे अगले सरपंच के रूप में देखना शुरू कर दिया है। उसकी रैली में पूरा गांव शामिल था। यह सुनते ही सोनी का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और चिल्लाई, मुझे तो पहले से ही अंदेशा था कि यह ममता एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। अब वह मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश कर रही है। चंपक ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे सोनी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वह ममता, जो खुद मुश्किलों से जूझ रही है, भला हमारे मुकाबले कैसे टिक पाएगी? लेकिन सोनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, तुम समझ नहीं रहे। गांव के लोग अब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। यह चुनाव हमारे लिए खतरे में पड़ सकता है। हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। कुछ दिन बाद सोनी ने अपनी चुनावी रैली निकाली। उसने सोचा था कि पूरा गांव उसकी रैली में शामिल होगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। रैली में बस 5-10 लोग ही मौजूद थे, जो भी सोनी के पुराने समर्थक थे। वह अपनी गाड़ी में बैठी गुस्से से भीड़ की कमी देख रही थी। तभी दूर से ढोलन गाड़ों की आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा
तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ममता पैदल चलकर अपनी रैली निकाल रही थी। उसके साथ सैकड़ों लोग थे। लोग ममता के लिए नारे लगा रहे थे, हमारी नई सरपंच ममता हो। सोनी की रैली के लोग, जो पहले उसके साथ खड़े थे, धीरे धीरे उठकर ममता की रैली में शामिल होने लगे। यह देख सोनी का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में चंपक से कहा, देखा तुमने, इस ममता ने मेरी सालों की सरपंची पर तमाचा मार दिया है। ये भीड़ बता रही है कि अगली सरपंच वही होगी। चंपक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सही कह रही हो सोनी, ये ममता अगली सरपंच जरूर बनेगी। सोनी चौंक कर बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चंपक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि उसकी लोकप्रियता गांव में फैल चुकी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वह सरपंच बन भी गई तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। सोनी ने चंपक से पूछा, मतलब तुम कुछ जानते हो? चंपक मुस्कुराते हुए बोला, बस तुम देखते जाओ। कुछ दिनों बाद गांव में चुनाव के नतीजे आ चुके थे और ममता ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। पूरे गांव में बस ममता की ही चर्चा थी। जहां देखो लोग उसकी ईमानदारी, दयालुता और मेहनत की तारीफ करते न थकते। हर गली, हर चौपाल पर ममता का नाम गूंज रहा था। वहीं दूसरी ओर सोनी के घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहता। पहले जहां लोग उसके दरवाजे पर झुंड बनाकर बैठते थे, अब वहां कोई झांकने तक नहीं आता था। यह सब देखकर सोनी के दिल में ममता के प्रति गहरी जलन और घृणा भरने लगी। सोनी अपनी खीज मिटाने के लिए चंपक से शिकायत करती, यह ममता तो जैसे हमारे पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही है। लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। अब सोचो, अगली बार चुनाव में मैं कैसे जीत पाऊंगी? चंपक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी, अरे चिंता क्यों करती हो? अगली सरपंच तो तुम ही बनोगी। ममता बस अभी नई नई बनी है, इसलिए लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। देखना, जल्द ही सब भूल जाएंगे। लेकिन सोनी को यह दिलासा रास नहीं आ रहा था। वह गुस्से में बोली, क्या भूलेंगे? उसने जो काम 2 महीनों में किए हैं, वो मैंने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में नहीं किए। और राशन बांटने का समय आने वाला है। गांव वाले तो जैसे उसके नाम की माला ही जपते हैं कि इस बार राशन में कोई मिलावट नहीं होगी। लोग इसी उम्मीद में थे, तभी तो उसे सरपंच चुना। इधर ममता ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जब राशन बांटने का दिन आया, तो उसने सबके लिए समान मात्रा में शुद्ध अनाज बांटने का आदेश दिया। गांव के लोग राशन पाकर बेहद खुश थे। एक महिला ने कहा, मैं तो कहती थी कि ममता के राज में ईमानदारी होगी। देखो, इस बार मुझे हर बार से 10 किलो ज्यादा अनाज मिला है। यह सुनकर पास खड़ी मालती ने व्यंग्य किया, हाँ हाँ, ये तो उसकी जिम्मेदारी है, इसमें नया क्या है? तभी किसी ने हंसते हुए कहा, अरे मालती भला ममता की तारीफ क्यों करेगी? याद नहीं, उसने सबके सामने इसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंस पड़े। एक बूढ़े ने हंसते हुए कहा, भाई, वो दृश्य तो कैसे भूला जा सकता है। ममता के एक थप्पड़ से मालती को तारे नजर आ गए थे। ममता की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही थी। गांव के हर कोने में उसकी ईमानदारी और मेहनत के किस्से सुनाए जा रहे थे। वहीं सोनी अपने घर में बैठी अपने अगले कदम की योजना बना रही थी। लेकिन गांव के लोग अब पूरी तरह ममता के साथ थे और सोनी के लिए उनकी सोच में बदलाव लाना आसान नहीं था। गांव में धीरे धीरे एक अजीब सी मायूसी छा गई। एक दिन मालती, जो अब तक राशन के मामले में चुप थी, गुस्से में राशन का थैला उठाकर अपने घर चली गई। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे।
बच्चों को बुखार, बूढ़ों को कमजोरी और नौजवानों को उल्टियां होने लगी। पूरे गांव में एक तरह की खामोशी और बेचैनी छा गई। इस स्थिति को देख सोनी के मन में एक योजना बनी। उसने तुरंत शहर से एक प्रसिद्ध डॉक्टर को बुलवाया और गांव में मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया। डॉक्टर ने गांव के हर बीमार व्यक्ति की जांच की और एक बैठक बुलाई। सोनी, जो अपने पति चंपक के साथ डॉक्टर के पास बैठी थी, बड़े ही निर्दोष चेहरे से बोली, डॉक्टर साहब, आखिर ऐसा क्या हो गया है हमारे गांव में? अचानक से सभी लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? डॉक्टर ने गंभीरता से रिपोर्ट देखी और कहा, गांव वालों, मैंने आपकी जांच की है। आपके शरीर में मिलावटी अनाज खाने की वजह से यह हालत हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने यह अनाज कहां से लिया? गांव के लोग, जो पहले से ही परेशान थे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, हमने तो वही अनाज खाया जो हमारी नई सरपंच ममता ने बंटवाया था। यह सुनकर सोनी, जो अब तक चुप थी, तुरंत खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर दुख और गुस्से का मिलाजुला भाव था। वह बोली, क्या कहा? ममता ने यह राशन बंटवाया था? ओह गांव वालों, यह तो सरासर अन्याय है। हमने उसे इसलिए सरपंच बनाया ताकि वह हमारा भला करे, और यह देखो, उसने हमारे खाने में ही जहर मिला दिया। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, रिपोर्ट तो यही कहती है। इस अनाज में मिलावट थी। यह सुनकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। मालती, जो अब तक शांत थी, चिल्लाई, वाह ममता, वाह! हमने तो सोचा था कि तुम हमारी भलाई के लिए काम करोगी, लेकिन तुमने तो हमें बीमार करने की ठान ली। सोनी से तो यह अच्छा था, उसने कभी खराब राशन नहीं बांटा। एक औरत बोली, हम कम अनाज में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन खराब अनाज से नहीं। एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही शक था, जो ऊपर से इतनी सीधी सादी दिखती है, उसका मन अंदर से उतना ही काला होता है। गांव वाले ममता की तरफ गुस्से से देखने लगे। वह, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, पहली बार असहाय महसूस कर रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गांव वालों, मेरी बात सुनो। यह मेरी साजिश नहीं है। मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन अब किसी ने उसकी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की। लोग ताने मारते हुए वहां से चले गए। ममता के चेहरे पर निराशा और दुख साफ झलक रहा था। उसने महसूस किया कि भरोसा तोड़ने का इल्जाम कितना भारी होता है, चाहे वह इल्जाम झूठा ही क्यों न हो। दूसरी तरफ चंपक, जो सोनी का सबसे बड़ा समर्थक था, अपने कुछ आदमियों के साथ गांव के चौपाल पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोलने लगा, अब ममता को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। उसे तुरंत गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा और चालाकी थी, और धीरे धीरे गांव वाले उसकी बातों से सहमत होने लगे। सही कहा चंपक भैया, एक बूढ़े आदमी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ममता ने हमारा भरोसा तोड़ा है, उसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता, जो पास खड़ी सब सुन रही थी, अपनी नम आंखों और कांपते होठों के साथ आगे बढ़कर बोली, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन अगर आप सबको ऐसा लगता है कि मेरी मौजूदगी से आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, तो मैं खुद ही गांव छोड़ दूंगी। मुझे धक्के देने की जरूरत नहीं। चंपक ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ जवाब दिया, अरे वाह, देखो तो, इसे हमारी दया चाहिए। नहीं ममता, आज ही नहीं, अभी इसी वक्त निकल जा। ममता जैसी औरतों का यहाँ कोई काम नहीं। ममता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी की ओर गई, जहाँ कुछ महिलाएं और चंपक के आदमी उसका सामान बाहर फेंकने लगे। उसकी टूटी हुई चारपाई,
पुरानी साड़ी की पोटली और कुछ बर्तन धूल में गिर गए। ममता ने चुपचाप अपनी पोटली उठाई और बिना किसी से नजर मिलाए गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। सड़क के किनारे खड़े कुछ बच्चे, जो ममता से अक्सर कहानियां सुना करते थे, अपनी मामों की सख्त निगाहों के डर से चुपचाप उसे जाते हुए देख रहे थे। ममता के पैरों के नीचे की धूल मानो उसकी बेपसी को प्रतिबिंबित कर रही थी। ममता के जाने के बाद सोनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी कोठी के दरवाजे पर खड़ी होकर चंपक से बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि इस गांव की अगली सरपंच मैं ही बनूंगी। और देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। चंपक, जो अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा था, बोला, तुमने तो बाजी ही पलट दी सोनी। अब गांव की गद्दी फिर से तुम्हारी है। सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब गांव फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। ममता की वजह से सबको जो मदद करने का पागलपन हो गया था, वो सब खत्म हो जाएगा। अब हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहेगा। वाकई धीरे धीरे गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से एक दूसरे की मदद करना भूल गए। ममता के समय की ईमानदारी और सद्भाव धीरे धीरे गायब हो गए। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब उसकी बातें याद तक नहीं करते थे। सोनी ने अपने तरीकों से गांव पर दोबारा राज कायम कर लिया, लेकिन ममता की अनुपस्थिति ने गांव के दिल से इंसानियत और आपसी सहयोग को मिटा दिया। कुछ हफ्तों बाद की बात है। एक शाम सोनी का नौकर जंगल से गुजर रहा था। सन्नाटे में हल्की हल्की हवा सरसराते हुए चल रही थी। तभी उसने दो आदमियों को धीरे धीरे बात करते हुए सुना। अरे भाई, क्या कह रहा है? ये वही ममता थी? हाँ भैया, वही ममता जो कुछ महीने के लिए कमलापुर की सरपंच बनी थी, लेकिन बाद में गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। शायद उसी अपमान की वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन मैंने तो सुना था कि वह बहुत नेक दिल थी, सबकी मदद करती थी। सही बात है भैया, लेकिन सरपंच बनने के बाद से ही उसकी मुसीबतें शुरू हो गईं। अरे, उसकी मौत को तो 1 हफ्ता हो गया। बहुत बुरा हुआ भैया। ये बातें सुनते ही नौकर के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत वहां से भागा और सीधे सोनी के पास पहुंचा। उसने सोनी और चंपक को सारी बात बताई। यह सुनते ही सोनी और चंपक के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकने लगी। चंपक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ममता हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। अब वो हमेशा के लिए हट गई। सोनी ने भी ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, अब गांव में हमें रोकने वाला कोई नहीं बचा। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि ममता ने आत्महत्या कर ली है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बहुत गलत हुआ। ममता तो बहुत अच्छी थी, उसने हमेशा मेरी मदद की थी। अरे छोड़ो, वह बहुत घमंडी थी। अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाई, इसलिए फांसी लगा ली। जो भी कहो, उसने मेरे मुश्किल समय में हमेशा साथ दिया था। धीरे धीरे गांव में एक और अजीब अफवाह फैलने लगी। लोगों का कहना था कि ममता की आत्मा अब गांव में भटक रही है। गांव वाले रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है, जिसके बाल खुले हुए थे। भाई, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। उसकी लाल लाल आंखें जैसे मुझे घूर रही थी। फिर उसने ममता जैसी आवाज में मुझसे पूछा, तुझे कोई मदद चाहिए? भाई, मेरे तो हाथ पांव फूल गए। हाँ, मैंने भी उसे कुएं के पास देखा। वो सफेद साड़ी में थी और उसने कुएं में छलांग लगा दी। वो कह रही थी कि वो बदला लेने आई है।
इस तरह की बातें पूरे गांव में फैल गईं। लोग डरे सहमे रहने लगे। गांव के कई लोग रात में बाहर निकलने से भी कतराने लगे। लेकिन सोनी और चंपक इन बातों को बकवास मानते थे। अरे, ये गांव वाले भी ना हर छोटी छोटी बात पर भूत बना देते हैं। हाँ, और हम तो हैं ही बहादुर। चलो आज रात गांव में घूमकर देखते हैं कि इस भूत की कहानी में सच कितना है। सोनी और चंपक ने गांव के सन्नाटे भरे माहौल को परखने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि यह सब महज अफवाहें हैं, लेकिन उन्होंने नहीं जाना कि इस रात उनके साथ क्या होने वाला है। उस रात गांव की सुनसान गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थी। चांदनी रात में बस झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। सोनी और चंपक दोनों गांव वालों को ममता के भूत की अफवाहों को झूठा साबित करने के इरादे से गलियों में घूम रहे थे। सोनी लालटेन थामे आगे आगे चल रही थी, जबकि चंपक उसके पीछे पीछे डराडरा सा कदम रख रहा था। अचानक एक पेड़ के पीछे से सफेद साड़ी पहने एक औरत प्रकट हुई। उसके लंबे खुले बाल, चमकती लाल आंखें और भयानक चेहरा देखकर दोनों के होश उड़ गए। चंपक कांपते हुए बोला, अरे ये तो ममता का भूत है। सोनी डर से चीख पड़ी, हाँ, ये तो सच में ममता लग रही है। उस सफेद साड़ी वाली औरत ने गहरी आवाज में कहा, सोनी, मुझे सब पता है। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ये सारा खेल रचा था, है ना? सोनी कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब चंपक ने किया था। ममता का चेहरा और भी भयानक हो गया। उसने गुस्से में चंपक की तरफ देखा और तेज आवाज में बोली, सच बताओ चंपक, वरना मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। चंपक डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, नहीं, मुझे मत मारो। मैं सब कबूल करता हूँ। मैंने ही राशन में दवाई मिलाई थी ताकि गांव वाले बीमार पड़े। फिर मैंने सोनी के साथ मिलकर तुम्हें गांव से बाहर निकलवा दिया। ये सब साजिश थी, ममता। ममता ने क्रोध भरी आवाज में कहा, अब तुम्हें यह सच्चाई पूरे गांव के सामने बतानी होगी। चलो, सबको सच बताओ। मौत के डर से सोनी और चंपक ने ममता से वादा किया कि वे अगले दिन पंचायत में सब कुछ कबूल करेंगे। गांव के चौपाल पर बड़ी भीड़ जमा थी। ममता का सच जानने के लिए सभी बेचैन थे। पंचायत की बैठक शुरू हुई। सोनी और चंपक को गांव वालों के सामने लाया गया। दोनों के चेहरे पर शर्म और डर साफ दिख रहे थे। चंपक ने कांपती आवाज में कहा, हमने ममता को बदनाम करने के लिए साजिश रची। हमने राशन में दवाई मिलाई और सबको बीमार किया ताकि गांव वाले ममता पर दोष लगाएं और उसे सरपंची से हटा दें। सोनी ने भी रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की। गांव वाले क्रोध में भड़क उठे। यह बहुत बड़ा अपराध है। एक बूढ़े ने कहा, इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। पंचायत ने फैसला सुनाया कि सोनी और चंपक को गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। जब गांव वाले शांत हुए तो ममता ने सबके सामने आकर कहा, मैं मरी नहीं थी। मैंने यह नाटक इसलिए किया ताकि सोनी और चंपक की सच्चाई सामने आ सके। मैंने सिर्फ आप सबका विश्वास वापस पाने के लिए यह रास्ता चुना। गांव वाले शर्मिंदा होकर ममता से माफी मांगने लगे। ममता, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे दोषी ठहरा दिया। गांव वालों ने ममता को फिर से सरपंच बना दिया। उसके बाद गांव में एक बार फिर से शांति और एकता लौट आई। सबने मिलकर ममता के साथ न्याय किया और ममता ने वादा किया कि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करती रहेगी। इस तरह ममता ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से न केवल अपनी सच्चाई साबित की, बल्कि गांव के लोगों का विश्वास और दिल भी जीत लिया। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर।
उससे पहले मुझे आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और नई कहानी। जनवरी का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी। गांव के चारों ओर सफेद कोहरा ऐसा फैला था मानो धरती ने चांदी की चादर ओढ़ रखी हो। मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों पर थी। बाजार में तिल, गुड़, पतंग और पकवानों की बहार थी। हर कोई त्योहार की उमंग में डूबा नजर आ रहा था। पर गांव के बाहर एक कोने में कच्ची झोंपड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस झोंपड़ी में सुनीता अपने 8 साल के बेटे राजू के साथ बैठी थी। सुनीता की झोंपड़ी के बाहर बच्चों के पतंग उड़ाने की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में खुशियों की पतंग कहीं गुम हो गई थी। उसका पति रमेश, जो उसका सहारा और उसके परिवार की रीढ़ था, 1 साल पहले खेत में काम करते हुए एक हादसे का शिकार हो गया था। उसके बाद से सुनीता और राजू की जिंदगी एक गहरी खाई में धंस गई थी। रमेश के जाने के बाद सुनीता ने हार मानने की बजाय अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने बेटे के लिए एक नई शुरुआत करने की ठानी। घर चलाने के लिए उसने गांव के बड़े सेठ मोहन से दूध लेना शुरू किया और अपनी मेहनत से उसे दही में बदलकर बेचना शुरू किया। सुनीता का दही मीठा और ताज़ा होने के कारण धीरे धीरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे मीठी दही वाली कहकर पुकारने लगे। सुनीता रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती। कड़ाके की ठंड में वह अपने बेटे को गर्म कपड़ों में लपेटकर झोपड़ी में छोड़ देती और सिर पर दही से भरी मटकी रखकर गांव-गांव घूमती। उसकी आवाज, दही ले लो भाई, मीठा ताज़ा दही ले लो, सुनते ही लोग अपने घरों से निकल आते। उसकी मेहनत, ईमानदारी और मीठे बोलों ने उसे गांव वालों के दिलों में खास जगह दिला दी थी। सुबह का वक्त था। ठंडी हवाएं झोंपड़ी के भीतर तक दस्तक दे रही थी। झोंपड़ी के कोने में बैठा राजू ठंड से बचने के लिए अपनी माँ की पुरानी ऊनी शाल में लिपटा हुआ था। सुनीता ने चूल्हे पर रखी रोटी को पलटा और राजू की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। राजू बेटा, सुनीता ने धीरे से कहा, बाहर बहुत ठंड है, तुम घर में ही रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख देती हूँ। जब भूख लगे खुद निकाल कर खा लेना। राजू ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी और मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं घर पर ही रहूंगा, पर आप जल्दी आना। सुनीता ने उसका माथा चूमकर शाल को और कसकर लपेट दिया। ठीक है बेटा, तू अच्छे बच्चे की तरह घर पर रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। यह कहकर उसने अपनी मटकी सिर पर रखी, जिसमें ताजा दही से भरी मिट्टी की हांडियां थी, और बाहर निकल पड़ी। सुबह का कोहरा अब भी गहरा था। सुनीता अपने कदमों को तेज करती हुई गांव की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में ठंड के थपेड़े और पैर के नीचे जमती ओस की ठंडक उसे महसूस हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। गांव के चौराहे पर पहुंचकर उसने अपनी आवाज बुलंद की, दही ले लो दही, आपके गांव में आ गया है शुद्ध ताज़ा दही, मीठा हो या खट्टा, जैसा मन चाहे वैसा दही ले लो। मेरे यहाँ का दही एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे, सेहत के लिए बढ़िया और स्वाद में लाजवाब। उसकी आवाज जैसे ही गूंजती, गांव वालों के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगते। छोटे बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सब उसके पास जुटने लगे। अरे सुनीता, आज तो बड़ी मिठास भरी आवाज में बुला रही हो, जरा मुझे भी एक हांडी देना, एक बूढ़ी अम्मा बोली। अरे भाभी, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, एक हांडी मीठे दही की मुझे भी चाहिए, एक औरत बोली। सुनीता के चारों ओर भीड़ लगने लगी। वह मुस्कुराते हुए हर किसी की पसंद के हिसाब से दही निकाल कर देने लगी। उसकी मेहनत, उसकी मीठी बातों और दही के लाजवाब स्वाद ने हर किसी को उसका कायल बना दिया था। गांव के बीचों बीच सरला काकी का घर था। सरला काकी उम्रदराज थी।
लेकिन उनकी हंसी और मीठी बातों में आज भी वही ताजगी थी जो कभी उनके जवानी के दिनों में हुआ करती थी। उनका एक नियम था, सुनीता का बनाया दही खाए बिना उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। सुबह जब सुनीता दही बेचने गांव के चौराहे पर पहुंची तो सरला काकी ने दूर से ही उसे आवाज दी, अरे सुनीता, यहाँ आ बेटा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए मटकी नीचे रखी और बोली, हाँ काकी बताइए, आज आपके लिए कितना दही निकालूं? सरला काकी ने प्यार भरी नजरों से सुनीता को देखा और कहा, बेटा कल मकर संक्रांति है, मेरे बेटे और बहू को चुड़ादही बहुत पसंद है, तू कल मुझे 1.5 किलो दही दे देना। बिना तेरे दही के हमारे घर त्योहार अधूरा लगेगा। सुनीता ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करिए काकी, कल सुबह मैं आपके घर तक ताज़ा दही पहुंचा दूंगी। इसी बीच पास खड़े एक बुजुर्ग रामदीन चाचा ने भी सुनीता को पुकारा, अरे बेटी, मुझे भी कल 1 किलो दही चाहिए, मेरे पोते को तेरा दही बड़ा पसंद है। सुनीता ने उनके लिए भी दही निकालने का वादा किया। वह अपनी मटकी से दही निकालकर सबको बांट रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी मटकी खाली होने लगी। तभी रामदीन चाचा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, अरे बेटा, क्या 1 किलो दही और बची है? डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, जिन्हें दही के साथ ही लेना है। मेरे पास दही बिल्कुल नहीं बची है घर में, अब जब दही मिलेगी तभी दवा खा पाऊंगा। सुनीता ने चाचा की बात ध्यान से सुनी और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, चाचा, मेरी मटकी में तो दही खत्म हो गया है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मेरे घर में 1 किलो दही और रखा हुआ है, मैं शाम तक आपके घर दही पहुंचा दूंगी। रामदीन चाचा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटी, तेरा बहुत धन्यवाद, शाम तक इंतजार करूंगा। सुनीता ने जैसे ही अपनी मटकी खाली की, एक संतोष भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। दिन भर की मेहनत के बाद अब उसे अपने बेटे राजू के पास लौटने की जल्दी थी। वह ठंडे मौसम में अपने कांपते हाथों से मटकी संभालती हुई गांव के रास्ते पर बढ़ रही थी। लेकिन तभी आसमान में काले बादल गहराने लगे और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के तेज झोंकों के साथ बूंदें मानो शरीर को चीर देने वाली लग रही थी। सुनीता ने चारों ओर नजर घुमाई और दूर एक चाय की दुकान पर 2 लोगों को अलाव जलाते हुए देखा। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, हे भगवान, ठंड से तो जान निकली जा रही है, मैं भी वहां चलकर थोड़ी देर बारिश थमने का इंतजार कर लेती हूँ। वह धीमे कदमों से चाय की दुकान तक पहुंची और अलाव के पास खड़ी हो गई। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था और ठंड से कांपते हाथ आग की गर्माहट पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अलाव के पास खड़े 2 आदमी उसकी ओर घूरने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो सुनीता को असहज कर रही थी। उनमें से एक ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे यह तो वही दही बेचने वाली है। ए दही वाली, चल निकाल 1 किलो दही, आज हमें भी तेरे दही का स्वाद चखने का मन है। सुनीता ने ठिठक कर उनकी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, भैया मुझसे मत मांगो, मेरे पास अब दही बिल्कुल खत्म हो गया है, जो भी था सब बेच दिया। दूसरे आदमी ने ठहाका मारते हुए कहा, अच्छा दही खत्म हो गया, इसका मतलब आज कमाई बहुत अच्छी हुई है, चल कमाई के पैसे निकाल, नहीं तो तुझे इस इलाके में आने जाने का रास्ता बंद कर देंगे। सुनीता घबरा गई। उसने सहमते हुए कहा, भैया मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ये पैसे मेरे बेटे के खाने और दवा के लिए हैं, मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन उन दोनों बदमाशों के चेहरों पर दया की कोई लकीर नहीं उभरी। उनमें से एक ने सुनीता के हाथ से उसकी पैसों की गठरी छीन ली। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। ठंडी हवाओं के बीच उसकी आवाज मानो जम गई थी। बदमाशों ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब जा दही वाली,
लेकिन याद रखना, अगली बार बिना हिसाब किताब दिए यहाँ से नहीं जाने देंगे। सुनीता अलाव के पास से धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मन ही मन खुद को दिलासा दिया, भगवान मेरा सहारा बनना। मेरे पास तो अब सिर्फ मेरी मेहनत और मेरा बेटा है। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन सुनीता का मन अंदर से सूखा और उदास हो चुका था। वह थके और टूटे कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में बेटे राजू का मासूम चेहरा तैर रहा था और उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, राजू मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे उसके लिए मजबूत बनना होगा। सुनीता जब झोपड़ी के पास पहुंची तो राजू उसे दरवाजे पर ही खड़ा मिला। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जैसे ही सुनीता भीतर आई, राजू ने फौरन पूछा, माँ, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। सुनीता ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, बेटा, आते वक्त बहुत जोर की बारिश होने लगी थी। रास्ते में एक चाय वाले की दुकान पर रुकना पड़ा, इसलिए देर हो गई। राजू ने राहत की सांस ली और बोला, ठीक है माँ, आप पैर और हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। उसकी मासूमियत और देखभाल से सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। खाना खाने के बाद सुनीता ने कहा, राजू बेटा, आज शाम को मुझे रामदीन काका के घर दही देने जाना है। सुबह उनके लिए दही नहीं बचा था तो मैंने वादा किया था कि शाम तक पहुंचा दूंगी। राजू ने चमकती आंखों से कहा, माँ, अगर आप रामदीन काका के घर जा रही हैं, तो उनके बाग से अमरूद मांग लाना। मुझे आज अमरूद खाने का बहुत मन हो रहा है। उनके बाग के अमरूद बड़े मीठे होते हैं। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अमरूद जरूर लेकर आऊंगी। शाम को जब सुनीता दही की मटकी लेकर रामदीन काका के घर पहुंची तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा अब भी बह रही थी। उसने काका को आवाज दी, रामदीन चाचा, मैं आपके लिए दही लेकर आई हूँ, जल्दी से बर्तन ले आइए। रामदीन काका बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे लगा था इतनी तेज बारिश में तुम दही लेकर नहीं आओगी। सच में तू तो अपनी बात की पक्की है। सुनीता ने उनके हाथ में दही का बर्तन देते हुए कहा, चाचा, ये दही तो आपको मिलना ही था। आपको दवा दही के साथ लेनी होती है, चाहे बारिश हो या आंधी, मैं दही लेकर जरूर आती। रामदीन काका ने खुश होकर कहा, तेरा भला हो बेटी, तू हमेशा हमारी मदद करती है। तभी सुनीता ने झिझकते हुए पूछा, चाचा, क्या आपके बाग से 2 अमरूद मिल सकते हैं? राजू को आपके बाग का अमरूद बहुत पसंद है, आज उसने मुझसे खास कहा है। रामदीन काका हंस पड़े, अरे क्यों नहीं बेटा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी बाग से ताजे अमरूद तोड़ कर लाता हूँ। कुछ ही देर में काका 2 बड़े और ताजे अमरूद लेकर लौटे। उन्होंने अमरूद सुनीता को देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये बहुत मीठे हैं। जब राजू खाए तो थोड़ा काला नमक डाल देना, सर्दी नहीं लगेगी। सुनीता ने काका का धन्यवाद किया और चलते चलते बोली, आपकी मदद और दुआओं से ही मेरा और राजू का जीवन चल रहा है। अब मैं चलती हूँ काका, राजू इंतजार कर रहा होगा। रामदीन काका ने दूर तक उसे जाते हुए देखा और मन ही मन उसकी मेहनत और जिजीविषा की सराहना की। सुबह का समय था। हल्की धुंध ने गांव को अपनी चादर में लपेट रखा था। सुनीता चूल्हे पर चाय बनाते हुए राजू को स्कूल का होमवर्क करने की हिदायत दे रही थी। राजू ने माँ की तरफ देखकर पूछा, माँ, तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो? सुबह से लेकर रात तक घर का काम, दही बनाना और फिर बेचने जाना, क्या तुम कभी थकती नहीं हो? सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मैं थक जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? ये मेहनत ही तो है जो हमें जीने की ताकत देती है। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। सुनीता ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और अपनी मटकी उठाकर सेठ मोहन के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवा और ओस से भीगी जमीन उसके कदमों को धीमा जरूर कर रही थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे।
जब वह सेठ मोहन के घर पहुंची तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, सेठ जी, मुझे आज 4 किलो दूध ज्यादा चाहिए। कल मकर संक्रांति है तो दही की बहुत मांग है। सेठ मोहन मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, वाह सुनीता, तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा है। अब तो गांव में दही वाली के नाम से तुम्हारी पहचान हो गई है। सब तुम्हारे दही की तारीफ करते हैं। सुनीता ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, कारोबार तो भगवान की दया और गांव वालों के भरोसे से ही ठीक चल रहा है। सबकी पसंद मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सेठ मोहन ने बड़े मन से उसे दूध नापा और मटकी भरकर सुनीता को दे दिया। सुनीता ने धन्यवाद कहते हुए मटकी उठाई और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने चूल्हा जलाया और बड़े ध्यान से दूध को मटके में डालकर पकाने लगी। उसकी हर हरकत में मेहनत और प्यार झलक रहा था। चूल्हे की धीमी आंच पर दूध खौलने लगा और सुनीता ने उसकी देखभाल के लिए एक पल भी वहां से नजर नहीं हटाई। जब दूध अच्छे से पक गया तो उसने उसे ठंडा होने दिया और फिर उसमें दही जमाने के लिए जामन मिलाया। कल मकर संक्रांति है और हर घर में मेरे दही का स्वाद पहुंचेगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। दही जमाने के लिए उसने मटके को साफ सुथरे गर्म कपड़ों से ढक दिया और बर्तन को कोने में रख दिया जहां ठंडी हवा न लगे। उसके लिए यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का आधार था। थकी हुई सुनीता ने मटके को एक बार प्यार से देखा, फिर वह राजू के पास बैठकर उसकी किताबों के पन्ने पलटने लगी। सेठ मोहन के घर में शाम का समय था। आंगन में दीप जल रहा था, लेकिन सेठ के चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वह अपनी चारपाई पर बैठे बैठे गुस्से में बड़बड़ा रहा था। देखो भाग्यवान, सुनीता की किस्मत कैसे चमक गई। मैं ही उसे दूध देता हूँ और वही मेरी आंखों के सामने तरक्की कर रही है। दही वाली के नाम से पूरे गांव में मशहूर हो गई है। यह तो सहा नहीं जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, उसे रोकना होगा, वरना वह मुझसे आगे निकल जाएगी। सेठ की पत्नी भी वहीं बैठी हुई थी। उसने तिरछी नजरों से सुनीता का नाम सुनते ही कहा, हाँ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ। सुनीता की बच्ची के पंख निकल आए हैं। अब तो वह दही वाली के नाम से पूरे इलाके में जानी जाती है। कुछ कीजिए, नहीं तो आपसे बड़ा नाम कर लेगी। सेठ मोहन ने गहरी सांस ली और मन ही मन एक योजना बनाने लगा। मैं उसे इतना आसान नहीं बनने दूंगा, उसने खुद से वादा किया। अगली सुबह ठंडी हवा और हल्की धूप के बीच सुनीता अपनी दही की मटकी लेकर गांव की ओर निकल पड़ी। मकर संक्रांति का दिन था और हर कोई त्योहार की खुशी में मग्न था। बाजार में तिल, गुड़ और रंग बिरंगी पतंगों की धूम थी। सुनीता की दही की आज खूब मांग हो रही थी। हर कोई उसके मीठे और ताजे दही की तारीफ कर रहा था। सुनीता ने दिन भर गांव-गांव घूमकर दही बेचा। शाम तक उसकी मटकी पूरी तरह खाली हो चुकी थी और उसकी झोली खुशियों से भर गई थी। उसने कमाई गिनी और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, आज तो राजू के लिए कुछ खास लेकर जाऊंगी। वापस लौटते समय उसकी नजर बाजार में एक दुकान पर पड़ी जहां रंग बिरंगी पतंगे सजी हुई थी। उसने सोचा, राजू को पतंग उड़ाने का कितना शौक है। अगर मैं उसके लिए एक पतंग ले जाऊं तो वह कितना खुश होगा। सुनीता ने बड़े मनोयोग से एक सुंदर चमकीली पतंग चुनी, जिस पर नीले और लाल रंग के डिजाइन बने थे। साथ में उसने पतंग उड़ाने के लिए एक मजबूत डोर भी खरीदी। जब वह घर पहुंची तो राजू दौड़कर उसके पास आया। माँ, आज आप इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या हुआ? सुनीता ने झोली से पतंग निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। राजू की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने पतंग को हाथ में लेते ही चहकते हुए कहा, माँ, यह कितनी सुंदर है। सच में आप सबसे अच्छी माँ हो। सुनीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन याद रखना, पतंग को हमेशा इतनी ऊंचाई तक ले जाना कि हर कोई उसे देख सके।
जैसे मैं चाहती हूँ कि तुम भी जीवन में ऊंचाई पर जाओ। राजू ने माँ की बात समझते हुए जोश में कहा, माँ मैं आपकी बात मानूंगा और देखना मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी। शाम का समय था जब सुनीता सेठ मोहन के घर से दूध लेकर लौटी। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जोड़ते हुए उसने मटकी में दूध को ध्यान से देखा। उसकी अनुभवी आंखें तुरंत भांप गईं कि इस बार दूध में पानी की मात्रा कुछ ज्यादा ही मिलाई गई थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और दिल में एक टीस सी उठी। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, कैसे बनाऊंगी इस पानी भरे दूध से वह मीठा गाढ़ा दही जिसे लोग इतना पसंद करते हैं। ऐसा दही तो कोई नहीं खरीदेगा। थकीहारी सुनीता ने दूध को मटके में डालकर ढक दिया और उदास मन से चारपाई पर लेट गई। आंखें बंद थी, लेकिन मन बेचैन था। मकर संक्रांति के त्योहार का समय है और हर साल इन दिनों में उसकी दही की मांग आसमान छू जाती थी। पर इस बार वह जानती थी कि सेठ मोहन की चाल ने उसकी मेहनत को जहर बना दिया था। सुबह हुई लेकिन सुनीता ने दही बेचने के लिए अपनी मटकी नहीं उठाई। सुनीता चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी कि क्या अब उसकी साख भी इस पानी वाले दूध के कारण खराब हो जाएगी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। घर में कोई है? सुनीता चौंकी। वह जल्दी से दरवाजे तक गई। बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। सफेद धोती कुर्ता पहने थके और परेशान से लग रहे थे। उनकी आवाज में बेपसी थी। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ दही की तलाश में। आज मकर संक्रांति है और हमारे घर में दही के बिना त्योहार अधूरा लगता है। मैंने पूरे गांव में दही की दुकानें छानी लेकिन हर जगह दही खत्म हो चुका है। लोगों ने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि तुम्हारे पास सबसे अच्छा दही मिलता है। बड़ी उम्मीद से यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी दही मिलेगी? सुनीता के दिल में हलचल हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबा मेरे पास दही तो है, लेकिन इस बार दही वैसा नहीं बना है जैसा होना चाहिए। सेठ के दिए दूध में पानी मिला था। यह दही गाढ़ा और स्वादिष्ट नहीं है जैसा आप चाहते होंगे। इसीलिए मैं आज गांव में दही बेचने नहीं गई। बुजुर्ग ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, बेटा तुम चिंता मत करो। तुम्हारे हाथों से बनी दही जैसा भी हो, मेरे लिए वही सबसे अच्छा होगा। यह त्योहार की बात है और त्योहार पर कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। मुझे बस तुम्हारे भरोसे पर थोड़ा सा दही दे दो। सुनीता को बाबा की बातों में सच्चाई और उम्मीद नजर आई। वह तुरंत अंदर गई और मटका सहित सारा दही लाकर बाबा के हाथों में रख दिया। उसने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा ये दही तो वैसे भी मेरे काम का नहीं था। आप इसे ले जाइए और अपने त्योहार को खुशियों से मनाइए। मैं इसके पैसे नहीं लूंगी। बाबा ने दही का स्वाद चखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह तो वही स्वाद है जो मैंने सुना था। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी इसमें झलकती है। लोग सही कहते हैं, तुम्हारे हाथों का जादू है। बाबा ने फिर गहरी नजरों से सुनीता को देखा और बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहती तो मत लो, लेकिन मैं तुम्हारी उदारता की परख करना चाहता हूँ। यह कहते हुए बाबा ने अपने पास रखे 3 मिट्टी के घड़े सामने रख दिए। घड़े बड़े ही साधारण दिख रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक रहस्य छिपा था। बाबा ने कहा, बेटा इन तीनों घड़ों में से कोई एक चुन लो। यह घड़े साधारण नहीं हैं। यह कर्मों के घड़े हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे इसका अच्छा परिणाम मिलेगा, और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा। तुम्हारे कर्मों की परख इन घड़ों से होगी। सुनीता यह सुनकर हैरान हो गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा मैं कुछ समझी नहीं, ये कैसे संभव है? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। जैसे जैसे तुम अच्छे या बुरे काम करोगी, यह घड़ा उसका फल देगा। लेकिन याद रखना, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का असली चेहरा दिखाएगा। तभी पास के एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ मोहन सेठ इन सारी बातों को सुन रहा था।
उसकी आंखों में लोभ और जिज्ञासा एक साथ चमक उठी। वह तुरंत दौड़ता हुआ बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मैं भी आपकी बातें सुन चुका हूँ। क्या आप मुझे भी एक घड़ा दे सकते हैं? मैं भी अपने कर्मों को आजमाना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बेटा, ये घड़े तुम्हारे लिए भी हैं। लेकिन याद रखना, यह घड़ा तुम्हारे कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब दिखाएगा। जो बोओगे वही पाओगे। मोहन सेठ ने जल्दी से एक घड़ा उठा लिया, लेकिन उसके मन में स्वार्थ और लालच की तरंगे दौड़ रही थी। सुनीता और मोहन सेठ ने बाबा के दिए घड़ों को बड़े ध्यान से उठाया। बाबा ने उन्हें मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह घड़ा तुम्हारे जीवन के कर्मों का परिणाम है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बाबा रहस्यमय ढंग से वहां से गायब हो गए। उनकी बातों ने सुनीता के मन में उत्सुकता और मोहन के मन में लालच का बीज बो दिया था। सुनीता अपने घड़े को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ घर में लेकर आई। उसने घड़े को अपने पूजा घर में रखा और भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। जैसे ही घड़ा खुला, उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। घड़े के भीतर से चमकते हुए सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। सुनीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने घुटनों के बल बैठकर भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे भगवान, आपने मेरे अच्छे कर्मों को पहचाना। यह सब आपकी कृपा है। मैं वादा करती हूँ कि इन सिक्कों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में करूंगी। सुनीता ने तुरंत योजना बनाई। उसने कहा, मैं इन सिक्कों से एक गाय खरीदूंगी, उससे दूध निकालकर और दही जमाकर गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। यही इन सिक्कों का सबसे सही उपयोग होगा। सुनीता की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। उसने समझ लिया कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी ओर मोहन सेठ का लालच और भी बढ़ गया था। वह घड़े को जल्दी जल्दी अपने घर लेकर आया। उसने मन ही मन सोचा, जरूर इसमें मुझसे भी ज्यादा दौलत होगी। बाबा ने ऐसा खजाना पहले कभी किसी को नहीं दिया होगा। अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अपने भव्य घर के बड़े कमरे में उसने घड़े को खोला, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसके होश उड़ गए। घड़े के अंदर से सोने के सिक्कों की जगह सैकड़ों कीड़े-मकोड़े निकलने लगे। वे उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। मोहन चीखने चिल्लाने लगा और घबराकर घड़ा दूर फेंक दिया। सुनीता ने बाबा से मिले सोने के सिक्कों का उपयोग अच्छे कामों में करने का संकल्प लिया था। अपने वादे को निभाते हुए वह गांव के बाजार से एक सुंदर और स्वस्थ गाय खरीद लाई। गाय के गले में बंधी घंटी की मधुर आवाज पूरे रास्ते गूंज रही थी। सुनीता के चेहरे पर संतोष और खुशी का उजाला फैला हुआ था। उसी समय मोहन सेठ अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी नजर दूर से आती सुनीता और उसकी नई गाय पर पड़ी। सुनीता की प्रसन्नता और आत्मविश्वास को देखकर मोहन के मन में जलन की आग भड़क उठी। वह खुद से बड़बड़ाया, लगता है सुनीता को घड़े में जरूर कुछ बड़ा खजाना मिला है, तभी यह इतनी खुश है और बाजार से गाय खरीद कर ला रही है। भगवान हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही अच्छा क्यों होता है, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे कुछ करना होगा। वह तुरंत सुनीता के पास गया और चापलूसी भरे लहजे में बोला, अरे सुनीता बहन, यह गाय तुमने कितने में खरीदी? तुम्हें तो मेरे यहाँ से गाय खरीदनी चाहिए थी, मैं तुम्हें सस्ते में दे देता। इतनी दूर बाजार जाने की क्या जरूरत थी? सुनीता ने विनम्रता से उत्तर दिया, मोहन भैया, आपकी बात सही है, लेकिन आपकी गायों के दूध की मात्रा काफी कम हो गई थी। वह पानी जैसी लग रही थी। मुझे अच्छी गुणवत्ता का दूध चाहिए, जिससे दही बढ़िया बन सके। इसलिए मैंने बाजार से ही गाय खरीदना बेहतर समझा। सुनीता की यह साफ खोई मोहन सेठ के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसका चेहरा क्रोध और ईर्ष्या से लाल हो गया। वह मन ही मन बुदबुदाया,
इस औरत ने तो मेरी गायों की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर मेरी इज्जत को ही ठेस पहुंचा दी। यह मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है। इधर सुनीता ने नई गाय का बड़े प्यार और देखभाल से ख्याल रखा। गाय का दूध न केवल शुद्ध और गाढ़ा था, बल्कि उससे बनी दही भी बहुत स्वादिष्ट और गुणकारी थी। सुनीता ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने दही के व्यापार को गांव के दूसरे हिस्सों तक बढ़ा दिया। अब उसकी दही की मांग आसपास के गांवों में भी बढ़ने लगी। सुनीता हर दिन सुबह अपनी गाय को चारा खिलाती, उसे नहलाती और फिर बाजार में दही बेचने जाती। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल यह हुआ कि उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसका नाम हर जगह फैल गया। कुछ ही महीनों में सुनीता ने गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर ताजा, गाढ़ा और स्वादिष्ट दही के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती। सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक आते ही रहते। इस तरह हर दिन उसका सारा दही बिक जाता और वह खुशी खुशी अपने घर लौटती। इधर मोहन सेठ सुनीता की सफलता से जलन और अपनी असफलताओं की खींच से उबर नहीं पा रहा था। उसने सुनीता की बढ़ती लोकप्रियता और व्यापार को देखकर ठान लिया कि उसे किसी भी तरह रोकना होगा। वह मन ही मन एक साजिश रचने लगा। यह लड़की अपनी मेहनत और ईमानदारी से मुझसे आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। अगले महीने सेठ मोहन के बेटे का जन्मदिन आया। सेठ मोहन अपने बेटे रौनक के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त था। वह सोच रहा था कि इस बार कुछ खास किया जाए। उसने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, पार्वती, कल रौनक का जन्मदिन है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पूरे गांव को दावत पर बुलाऊं। ऐसा आयोजन करेंगे कि लोग याद रखें। पार्वती मुस्कुराई और बोली, जी आप सही कह रहे हैं, इससे हमारा नाम और सम्मान भी बढ़ेगा। सेठ मोहन ने गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण देना शुरू किया। जब उसकी नजर सुनीता की दुकान पर पड़ी तो उसने सोचा, इस बार दावत में सुनीता का दही भी इस्तेमाल करूंगा। आखिर उसकी दही पूरे गांव में मशहूर हो गई है। सेठ मोहन सुनीता की दुकान पर पहुंचा। सुनीता ग्राहकों को दही दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सेठ भैया कैसे आना हुआ? मोहन ने थोड़े रौबदार अंदाज में कहा, सुनीता, कल मेरे बेटे रौनक का जन्मदिन है। मैंने गांव वालों को भी दावत पर बुलाया है। मुझे दावत के लिए 10 किलो दही की जरूरत होगी। क्या तुम इसे तैयार कर सकती हो? सुनीता ने विनम्रता से कहा, हाँ सेठ भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कल सुबह आपको 10 किलो ताज़ा दही तैयार करके दे दूंगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। और हाँ, मैं तुम्हें और राजू को भी निमंत्रण देता हूँ। तुम दोनों जरूर आना। दावत में तुम्हारा स्वागत रहेगा। सुनीता ने हामी भरी। जी सेठ भैया, हम जरूर आएंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शाम को सुनीता अपने बेटे राजू के साथ घर पहुंची और तुरंत दूध से दही जमाने में जुट गई। उसने गाय का ताज़ा दूध लिया, उसे अच्छी तरह से उबालकर ठंडा किया, फिर उसमें जामन डालकर दही जमाने के लिए रख दिया। उसने राजू से कहा, बेटा, आज हमें बहुत अच्छा दही तैयार करना है। सेठ मोहन भैया ने इसे दावत में परोसने के लिए कहा है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीतना है। राजू ने भी अपनी माँ की मदद की। दही जमाने के बाद सुनीता थककर अपने कमरे में सोने चली गई। इधर सेठ मोहन ने सुनीता को नीचा दिखाने की ठान ली थी। हालांकि उसने रौनक के जन्मदिन का बहाना बनाया, लेकिन उसके मन में सुनीता को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। सेठ मोहन ने अपनी पत्नी पार्वती के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने पार्वती से कहा, सुनीता दिन ब दिन तरक्की कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा जिससे उसकी साख गिर जाए। कल की दावत हमारे लिए सबसे सही मौका है। पार्वती ने सहमति जताई और दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई।
आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सेठ मोहन और पार्वती ने चुपके से सुनीता के घर का रुख किया। वे सावधानी से उसके आंगन में दाखिल हुए, जहां दही जमने के लिए रखा गया था। मोहन ने दही के मटके में एक संदिग्ध दवा मिलाई, जो दही का स्वाद और गंध खराब कर सकती थी। पार्वती ने फुसफुसाते हुए कहा, यह दही अब किसी के खाने लायक नहीं रहेगा। जब यह सबके सामने परोसा जाएगा तो सुनीता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुनीता को सबक सिखाने का यही सबसे सही तरीका है। अपने कुटिल इरादों को अंजाम देकर दोनों चुपचाप वहां से चले गए। सुबह होते ही सुनीता ने दही की जांच की। उसे वह बिल्कुल ताजा और गाढ़ा लगा। वह मन ही मन मुस्कुराई और भगवान को धन्यवाद दिया। जब सेठ मोहन सुबह आया तो उसने पूछा, सुनीता बहन, दही तैयार है ना? सुनीता ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ सेठ भैया, दही बिल्कुल तैयार है। आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं। मोहन ने चालाकी से कहा, नहीं सुनीता बहन, दावत के लिए तुम खुद ही दही लेकर आना और इसे अपने हाथों से गांव वालों को परोसना। तुम्हारे हाथों का स्वाद सबको बहुत पसंद आता है। सुनीता ने सिर हिलाते हुए कहा, जी भैया, मैं ऐसा ही करूंगी। शाम को मैं राजू के साथ दावत में दही लेकर आऊंगी। शाम का वक्त था। सेठ मोहन के घर पर रौनक के जन्मदिन की दावत की रौनक छाई हुई थी। गांव के सभी लोग सज धज कर वहां पहुंचे थे। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सेठ मोहन मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था। उसी समय सुनीता अपने बेटे राजू के साथ अपनी दुकान से ताजा दही के मटके लेकर पहुंची। मोहन ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, धन्यवाद सुनीता बहन, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब तुम खुद इस दही को मेहमानों को परोसना। सुनीता ने विनम्रता से सिर झुकाया और अपने काम में लग गई। जैसे ही सुनीता ने दही मेहमानों को परोसना शुरू किया, लोग उसकी तारीफ करने लगे। वाह, यह दही तो सचमुच गाढ़ा और स्वादिष्ट है। सुनीता, तुम्हारे हाथों का कमाल है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। दूसरे मेहमान भी दही का स्वाद चखते ही उसकी प्रशंसा करने लगे। सुनीता के चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी। दावत खत्म होने के बाद सुनीता ने सेठ मोहन से कहा, भैया अब रात हो चुकी है, मैं घर लौटती हूँ। मोहन ने दिखावे की चिंता जताते हुए कहा, अरे इतनी रात को तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन सुनीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं भैया, आप परेशान न हो, राजू मेरे साथ है, हम चले जाएंगे। इसके बाद सुनीता अपने बेटे के साथ घर लौट गई। रात बीती, लेकिन सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। जो लोग सेठ मोहन के घर दावत में गए थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। किसी को पेट दर्द हो रहा था तो किसी को उल्टियां। पूरा गांव चिंता में डूब गया। लोग समझ गए कि समस्या खाने में मिलावट की वजह से हुई है। गांव वालों ने मिलकर इस मामले को सुलझाने का फैसला किया और सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, कल सेठ मोहन की दावत में गए सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई है। हमें शक है कि खाने में कुछ गड़बड़ की गई थी, एक बुजुर्ग ने कहा। मुखिया ने गुस्से में कहा, यह बहुत गंभीर बात है। सेठ मोहन को तुरंत यहाँ बुलाया जाए। इस मामले की तह तक जाना होगा। सुबह की हलचल और गांव वालों के आक्रोश के बीच सेठ मोहन को मुखिया के पास बुलाया गया। वह अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन बाहर से खुद को शांत और बेगुनाह दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह मुखिया के सामने पहुंचा, उसने खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया। मुखिया जी, मैंने दावत में खाने की कोई मिलावट नहीं की थी, बल्कि यह सब सुनीता की वजह से हुआ है। उसके दही में ही कुछ गड़बड़ी थी। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। सेठ मोहन की इस बात ने सभी को चौंका दिया। वहां मौजूद गांव वालों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं। किसी ने अब तक खाने में मिलावट की बात नहीं कही थी,
लेकिन मोहन के इस सीधे आरोप ने संदेह को जन्म दे दिया। मुखिया ने गंभीरता से कहा, सेठ मोहन, यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर ऐसा है तो हमें सुनीता को बुलाना होगा। वह यहाँ आएगी और अपनी सफाई देगी। गांव का एक आदमी दौड़कर सुनीता को बुलाने गया। जब सुनीता को खबर मिली तो वह घबराई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बेटे राजू के साथ मुखिया के सामने पहुंची। गांव के लोग उसे देख चुप हो गए। सुनीता के चेहरे पर सच्चाई और आत्मविश्वास झलक रहा था। मुखिया ने गुस्से से पूछा, सुनीता, सेठ मोहन का कहना है कि तुमने दही में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से गांव वालों की तबीयत बिगड़ी। क्या यह सच है? सुनीता की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, मुखिया जी, मैं आपके सामने, पूरे गांव के सामने और सबसे बढ़कर अपने बेटे राजू की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दही जमाने का मेरा काम कोई एक दिन का नहीं है। यह मेरा जीवनयापन है। अगर मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी पर दाग लगाऊंगी तो मेरे और मेरे बेटे के पेट का क्या होगा? उसने अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, राजू की भी तबीयत खराब है। अगर मैंने दही में कुछ मिलाया होता तो क्या मैं अपने ही बेटे को वह दही खिलाती? मुखिया जी, यह आरोप मेरे आत्मसम्मान पर चोट है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाती हूँ। सुनीता की सच्चाई भरी बातें सुनकर गांव वाले हक्का बक्का रह गए। लोग अब सेठ मोहन की ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सब सेठ मोहन की साजिश लगती है। उसने खुद ही मिलावट की होगी और अब सुनीता पर इल्जाम लगा रहा है। दूसरे ने कहा, सच तो यही है। सुनीता पर कोई कभी उंगली नहीं उठा सकता। उसकी दही तो पूरे गांव में मशहूर है। मुखिया ने अब सीधे सेठ मोहन से पूछा, ठीक है सेठ मोहन, अगर तुम्हारा दावा सही है तो हमें यह बताओ कि सुनीता ने दही में क्या मिलाया था, और तुम इतने यकीन के साथ यह कैसे कह सकते हो कि गड़बड़ी दही में थी? सेठ मोहन घबरा गया। उसने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, मुखिया जी, मैंने सुनीता को दही में दवाई मिलाते हुए देखा था। यह सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। मुखिया ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुमने उसे ऐसा करते देखा था तो उसी समय हमें क्यों नहीं बताया? और अगर दही में कुछ गड़बड़ थी तो फिर दावत में इसे परोसने क्यों दिया? मुखिया के तीखे सवालों से सेठ मोहन के झूठ की परतें खुलने लगी। गांव वाले अब पूरी तरह समझ गए थे कि यह सब एक गहरी साजिश थी। सेठ मोहन ने सुनीता को बदनाम करने के लिए यह चाल चली थी। सुनीता ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुखिया जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान सब देखता है। मैं जानती हूँ कि सच कभी नहीं छुपता। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, सेठ मोहन, सच बोलो। क्या यह सब तुम्हारी साजिश थी? गांव का चौपाल लोगों से भरा हुआ था। मुखिया की कड़ी आवाज और गांव वालों की तीखी निगाहों के बीच सेठ मोहन का चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। मुखिया ने अपनी गरजती आवाज में कहा, मोहन, सच सच बताओ, यह सारा तमाशा किसने किया है? अगर तुम्हारे झूठ पकड़े गए तो सजा और कड़ी होगी। सेठ मोहन का कलेजा कांप उठा। उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीरे धीरे हकलाते हुए कहा, मुखिया जी, मैं ही हूँ जिसने यह सब किया। सेठ मोहन ने अपने अपराध को कबूलते हुए कहा, मैंने ही सुनीता की दही में दवाई मिलाई थी। मेरा गांव वालों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सुनीता की तरक्की और उसकी बढ़ती हुई इज्जत को देखकर जलन होने लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे आगे बढ़े। इसी जलन ने मुझे यह घिनौना काम करने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने यह सुनकर गुस्से से दांत भींच लिए। सेठ मोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ अब से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुखिया ने गंभीर होकर कहा,
मोहन, माफी मांगने से तुम्हारा अपराध कम नहीं हो जाता। तुमने न सिर्फ सुनीता की ईमानदारी पर सवाल उठाए, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य है। फिर मुखिया गांव वालों की ओर मुड़कर बोले, गांव के लोगों, ऐसा स्वार्थी और दुष्ट इंसान हमारे बीच रहेगा तो यह फिर ऐसी साजिश करेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। गांव वाले एक सुर में बोले, ऐसे लालची इंसान को सबक सिखाना होगा। यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। एक बुजुर्ग ने कहा, सेठ मोहन को उसकी करतूत का फल मिलना चाहिए। चलो इसे सबक सिखाते हैं। गांव वालों ने मोहन को घेर लिया। हर किसी के मन में गुस्सा था। उन्होंने उसे पकड़कर उसकी खूब धुलाई की। यह लो अपनी जलन का फल। अब समझ में आया कि दूसरों की तरक्की से जलने का अंजाम क्या होता है। सुनीता यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू राहत और संतोष के थे। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मुझे न्याय मिला। अब मैं अपने बेटे राजू के साथ अपने घर लौटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गांव में हर कोई एक दूसरे की तरक्की में खुशी मनाए, जलन और ईर्ष्या न करे। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, सुनीता, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें यह इज्जत दी है। तुमने साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता है। जाओ, अपना काम जारी रखो। पूरा गांव तुम्हारे साथ है। सुनीता अपने घर लौट गई। वह अब और भी दृढ़ संकल्पित थी कि मेहनत और ईमानदारी से अपने बेटे राजू को बेहतर जीवन देगी। दूसरी ओर सेठ मोहन को उसकी सजा मिल चुकी थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कोई साजिश की तो उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर कर दिया जाएगा। गांव में अब फिर से शांति छा गई और हर किसी ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।